स्वागत दोस्तों, के सामने मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, तीसरे दिन आखिर आज तक क्या हुआ जिसके कारण मानसून का पूरा सत्र छोड़कर नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर निकल गए। दोस्तों बताएंगे कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के सांसद तक ने पलटी मार दी है। दोस्तों विपक्ष को कर दिया है सपोर्ट। बताएंगे कौन से ये नेता है और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे टीवी चैनल पर पत्रकार दोस्तों, लेकिन अचानक से स्मृति ईरानी को अपनी हार का ट्रॉमा याद आया है। बताएंगे कैसे अचानक से स्मृति ईरानी बोलने लगे कि राहुल गांधी को बहुत सीरियस लेना चाहिए और बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में कम से कम 18 एनडीए गठबंधन के विधायक हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से यह बड़ा खुलासा हुआ है। इसी के साथ में किसे अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा दोस्तों, इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मानसून सत्र के तीसरे ही दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा विदेश का दौरा फिक्स कर लेना एक राहुल गांधी के खौफ को दिखाता है। दोस्तों राहुल गांधी से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसीलिए विदेश चले गए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 21 जुलाई से लगातार संसद का सत्र जारी है। लेकिन 21 तारीख को विपक्ष ने कहा कि चर्चा करवाई और इसके बाद स्थगन प्रस्ताव तो दिया गया दोस्तों, लेकिन बीजेपी की सरकार इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। एसआईआर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मामले को लेकर चर्चा की मांग को लेकर खुद राहुल गांधी ने विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला हुआ है दोस्तों। इसके बाद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से बीजेपी बैकफुट पर है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोग ना तो जगदीप धनखड़ के मामले पर जवाब देने को तैयार है, ना ही एसआईआर के मामले पर चर्चा कराने को तैयार है दोस्तों। तीसरे दिन बीते दिन जब राहुल गांधी के नेतृत्व में सदन के अंदर विपक्ष पूरी तरीके से मजबूती के साथ पहुंचा दोस्तों, तो उसके बाद फिर से वही मांग की गई कि एसआईआर को लेकर चर्चा कराई जानी चाहिए। जैसा ही विपक्ष ने यह मांग की दोस्तों, वैसे ही सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करने लगे और इसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया। इसके बाद विपक्ष ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जोर जोर से नारेबाजी की और यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक एसआईआर के मामले को लेकर चर्चा नहीं होगी तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। और इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट सदन के अंदर भी हुआ दोस्तों। सदन के बाहर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने काले कपड़े पहनकर और काली पट्टी पहनकर जोरदार प्रोटेस्ट किया दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर साफ शब्दों में बोल दिया कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रही है, सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हम सबने देखा। कर्नाटका के अंदर एक लोकसभा सीट की तो मैंने खुद से जांच करवाई है। उन्होंने बताया है कि लोकसभा सीट पर हमने बड़े पैमाने पर चोरी पकड़ी है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में चोरी पकड़ी गई है, यानी इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खारिज नहीं कर सकता। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक भाई बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ती रहेगी। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद प्रियंका गांधी की ओर से भी उनका वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों। इसके बाद असली खेला तब होता है जब सदन की कार्रवाई के बीच जनता दल यूनाइटेड का सांसद ही पलट जाता है दोस्तों। यानी एसआईआर के मामले को लेकर एनडीए गठबंधन में आपसी फूट के ये साफ संकेत है दोस्तों। नीतीश कुमार के सांसद और बीजेपी सरकार को अभी तक सपोर्ट करने वाले गिरिधारी यादव ने एसआईआर का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि हम लोग इसे लोकसभा में मुद्दे को उठाएंगे और एसआईआर का जोरदार विरोध करेंगे। जेडीयू के विधायक भी दूसरी ओर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर संजीव की ओर से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा किया गया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग को व्यवहारिकता के बारे में कुछ पता नहीं है। चुनाव आयोग को ना तो बिहार के इतिहास के बारे में पता है, ना ही भूगोल के बारे में पता है। बरसात के दिन में कागज मांग रहे हैं, जबकि मुझे कागज बनाने में 10 दिन का टाइम लग गया, तो आम जनता को कितना टाइम लगेगा? मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो कैसे 1 महीने के अंदर आकर यहाँ पर साइन करके जाएगा? कुल मिलाकर दोस्तों सारे लोग धीरे समझने लगे हैं कि एसआईआर भारत को कहां लेकर जा रहा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि जेडीयू के नेता ने भी जोरदार विरोध किया है। अगर आप भी मानते हैं कि इसी खतरे के कारण बीजेपी सदन नहीं चलने दे रही है ताकि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए, क्योंकि जेडीयू का सांसद पलट रहा है, विधायक पलटी मार रहे, यही बड़ा कारण है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी चुपके से विदेश दौरे पर निकल गए हैं। जो खबर है उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के दौरे पर गए हैं दोस्तों और मालदीव का भी दौरा करने वाले हैं, जिसके साथ में 1 साल पहले जोरदार विवाद हो गया था दोस्तों। यानी अचानक से मानसून सत्र के दौरान नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के अंदर संसद की कार्रवाई को छोड़कर विदेशी दौरे को लेकर कई सारे सवालों को जन्म मिलता है दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव ना आ जाए। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष को इस मामले पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, लगातार विरोध जारी रखनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और वैसे भी जब बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया गया तब यह खबर सामने आ रही है दोस्तों की 29 जुलाई को और 28 जुलाई को 2 दिन सदन की कार्रवाई को 16-16 घंटे चलाने का फैसला लिया गया है। 16 घंटे बहस के लिए रखा गया है, जिसमें एक दिन ऑपरेशन सिंदूर और दूसरे दिन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा होने वाली है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से वापस लौटकर यहां पर मौजूद रहेंगे या फिर केवल कराई जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी गायब रहेंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अगर इस दौरान मोदी मौजूद ना हो तो विपक्ष को भी बहिष्कार कर देना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कितना तगड़ा खौफ है दोस्तों, इसका एक और एग्जांपल सामने आया है, जहां पर अर्नब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी कई मामले पर चर्चा करती है दोस्तों। इस दौरान अर्नब गोस्वामी राहुल गांधी की बात बताकर हंसने की कोशिश करते हैं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा जन्म इस सिस्टम में हुआ है, आज तक मुझे समझ में नहीं
नहीं आया कि ये कौन सा सिस्टम है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो हंसते हुए ये बातें बोल रहे थे। दोस्तों थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए स्मृति ईरानी भी हंसने लगती है, लेकिन उसके बाद 2-4 सेकंड के बाद ही स्मृति ईरानी को अपनी हार याद आ जाती है। दोस्तों अमेठी की बुरी तरीके से मिली हार को लेकर अर्नब गोस्वामी को रोकते हुए स्मृति ईरानी कहती है कि अर्नब गोस्वामी जी, हमें इस पर हंसना नहीं चाहिए, ये काफी सीरियस मैटर है। और सोचिए उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है जो अपने आप को ही पूरा सिस्टम समझता है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी से बुरी तरीके से डर गई है स्मृति ईरानी, और कहीं ना कहीं उनको अपने चुनावी हार का अचानक से याद आ गया। तो अब राहुल गांधी को लेकर कह रही है कि हमें इस बात पर सीरियस रहना चाहिए। उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है कि वो सिस्टम है, और ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को बार बार सिस्टम ने यह प्रमाण दिया था कि राहुल गांधी तुम ही हो। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी को अपनी हार याद आ गई, और उसके बाद अर्नब गोस्वामी जो मजाक बना रहे थे उनको ही समझ में आ गया कि राहुल गांधी से टकराने का क्या मतलब होता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये सारे जितने पत्रकार तथाकथित पत्रकार है, जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन ये सबके सब बीजेपी की सरकार के साथ पत्रकारिता करना भूल जाएंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि पत्रकार कम और एजेंडाबाज ज्यादा है। इसी के साथ में स्मृति ईरानी का एक और इंटरव्यू काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों, वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी इस इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप के साथ बातचीत में कहती है कि उनके पिता खाटी कांग्रेसी है, यानी कट्टर कांग्रेसी है, जबकि उनकी माता संघी है। यानी स्मृति ईरानी के पिता अभी भी आज भी कांग्रेसी है। दोस्तों ये बयान स्मृति ईरानी का आया है। सोचिए स्मृति ईरानी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री है दोस्तों, उनके पिता कट्टर कांग्रेसी है। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके स्मृति ईरानी को हर जगह कांग्रेस नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके की हार का साइड इफेक्ट। और वैसे भी स्मृति ईरानी के पिता अगर कांग्रेस पार्टी के नेता है, कट्टर कांग्रेसी का समर्थक है, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, देश को आजादी किसने दिलाई, देश का विकास किसने किया और कौन देश को आगे लेकर जा सकता है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन में बड़ा बम फोड़ा सामना ने। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र सामना की ओर से एक आर्टिकल लिखा गया दोस्तों। इसमें अविभाजित शिवसेना और एनसीपी के कुछ विधायकों ने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में पाला बदला, तो कम से कम 18 विधायक और 4 सांसद हनी ट्रैप में फंस गए, जिसके कारण उनको अपनी छवि बचाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ा। ये 2 तरीके थे जिससे इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार को तोड़ा गया। अब ये तो बम एक तरीके से फोड़ा गया है दोस्तों। दावा किया गया कि 18 विधायक हनी ट्रैप हो चुके हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कौन कौन से हैं लोग जो हनी ट्रैप हो चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में तेज प्रताप यादव की पीठ थपथपाते हुए बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा नजर आए दोस्तों। वीडियो कैमरे में जब ये बात रिकॉर्ड हो गई कि उन्होंने पीठ थपथपाते हुए तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग करने की कोशिश की है कि बीजेपी तेज प्रताप यादव को लेकर सिंपैथी रखती है, तो अब इस पर तेज प्रताप यादव को पता चल गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनकी छवि खराब करना चाहती है। और इसके बाद तेज प्रताप यादव की ओर से एक पोस्ट किया गया और कहा गया कि हम लोग वैसे लोग हैं जो सपने में भी अपनी विचारधारा नहीं बदलते। और नरेंद्र मोदी को दिखाते हुए पोस्ट में लिखा गया कि हम तो दूसरों से कहते हैं कि हमारे साथ आ जाओ, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। यानी मोदी को ही तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी ज्वाइन करने का आह्वान कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे हैं और वो जल्दी भाजपा की राजनीति में बिल्कुल नहीं फंसने वाले, तो अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को हरियाणा के अंदर सरकारी महाअधिवक्ता यानी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद के बेटे पर आरोप लगा था कि उसने एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा किया और उसको किडनैप करने की कोशिश की। अक्टूबर 2017 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था दोस्तों। इस पर अभी तक सजा बीजेपी के नेता के बेटे को नहीं हुई, लेकिन उसे सरकारी वकील बना दिया गया है। इसी से बीजेपी उत्थान की बातें करती है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस तरीके के भाजपा के बिहेवियर को लेकर। साथ साथ दोस्तों इंडिया टीवी ने एक बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि जगदीप धनखड़ के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है, जगदीप धनखड़ के दफ्तर को सील कर दिया गया है। इस तरीके के और भी दावे किए गए। लोगों के मन में शंका हुई कि आखिर जगदीप धनखड़ के ऑफिस को सील करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या कोई बड़ा झोल है। और जिस तरीके की अफवाह फैली दोस्तों, इस पर अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। और उसके बाद सरकारी फैक्ट चेक करने वाली पीआईबी की ओर से कहा गया कि यह झूठ फैलाया जा रहा है, यह बात एकदम गलत है कि जगदीप धनखड़ के घर वाले दफ्तर को सीज कर दिया गया है और सोशल मीडिया की टीम को हटाया जा रहा है। यह बात एकदम गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावे पर बीजेपी के लोग पहले स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते। और मामला जब काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया दोस्तों, उसके बाद भाजपा आकर दावा कर रही है कि ये गलत इंफॉर्मेशन है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एनडीए गठबंधन वाले किसको अपना अगला उपराष्ट्रपति बनाएंगे। दोस्तों इसे लेकर लगभग पर्दा हटता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की है दोस्तों। नीतीश कुमार के करीबी नेता और जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामनाथ ठाकुर को अगला देश का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है दोस्तों। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात अमूमन ऐसे नेताओं की नहीं होती है, लेकिन 2 घंटे के आसपास मुलाकात जिस संदर्भ में हुआ है दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ही अगले देश के उप राष्ट्रपति होने वाले हैं दोस्तों। पिछड़े समाज से आते हैं, सांसद है और चुनावी समीकरण को देखे तो सब कुछ फिट बैठता है। बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को दावा करना है कि उसने ओबीसी समाज के बिहार से आने वाले एक सांसद को मौका दिया, जिससे कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में से भुनाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इन्हीं को बनाया जाएगा
अगर वैसे भी जेडीयू के नेता हैं तो लिखेगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में धनखड़ को लेकर जो इंडिया टीवी ने दावा किया था कि धनखड़ के दफ्तर को सील कर दिया गया है, तो इस पर फेक न्यूज बताते हुए सरकारी आईटी विभाग ने कहा कि यह झूठा दावा है, सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। इस पर रवीश कुमार ने कहा कि पीआईबी सरकारी फैक्ट चेक करने वाले से फेक न्यूज बता रही है। अब यह चैनल क्या करेगा? पीआईबी को इस्तीफे की खबर के शानदार विश्लेषण का भी फैक्ट चेक करना चाहिए, इंडिया न्यूज को प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों समझ में नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों एक और सरकारी फैक्ट चेक करने वाली संस्थान जब से एक्टिव हुई है पीआईबी, उससे लेकर स्थिति साफ होने की जगह और ज्यादा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यह संस्थान आ जाती है। दोस्तों वहीं पर डिंपल यादव के पहनावे को लेकर बीजेपी के नेता को दिक्कत होने लगी। भाजपा का नेता मस्जिद में डिंपल यादव की मौजूदगी को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगा दोस्तों, और कहने लगा कि डिंपल यादव जो साड़ी पहनकर गई थी उससे मस्जिद के ड्रेस कोड के तौर पर नहीं देखा जा सकता। और पार्लियामेंट के पास मौजूद मस्जिद में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी दोस्तों, और इसमें डिंपल यादव भी मौजूद थी। और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमात सिद्दीकी को यह बात अच्छी नहीं लगी और कहने लगे कि अखिलेश यादव मस्जिद गए थे, वह मस्जिद संसद भवन के सामने स्थित है, सपा के सांसद नदवी वहां के इमाम है। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक क्यों आयोजित करवाई गई? सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर तीखा निजी हमला बोला है दोस्तों। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता ने किया है, इससे और ज्यादा विवाद बढ़ने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के लोग अचानक से मस्जिद को लेकर अपनी चिंता क्यों जता रहे हैं, आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में जीएसटी वाले बार बार लोगों को टैक्स का नोटिस दे रहे हैं दोस्तों। कर्नाटका से खबर सामने आ रही है, कई सारे छोटे बिजनेसमैन ने फैसला लिया है कि वो जीएसटी के पल्ले नहीं पड़ेंगे, यानी जीएसटी के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं करेंगे, बल्कि ऑफलाइन तरीके से ही वापस से पुरानी स्थिति में जाएंगे और बिजनेस करेंगे, क्योंकि उनको बार बार जीएसटी का नोटिस नहीं चाहिए। इस पर बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार सिद्धरमैया सरकार की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों सिद्धरमैया ने इसे एकदम गलत बताया है। अगर आप भी मानते हैं कि किसी एक राज्य के अंदर लोग जीएसटी से परेशान हो, तब माना जाए कि कांग्रेस पार्टी के शासन ने ऐसा करवाया, लेकिन हकीकत तो यह है कि लगभग पूरे देश में हर जगह व्यापारी वर्ग बीजेपी से परेशान है दोस्तों, खासकर उसके जीएसटी के छापेमारी और ऑनलाइन पेमेंट को लेकर परेशान हो चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ में जहां पर एक और बीजेपी के लोग बुलडोजर, पोलराइजेशन और इकोनॉमी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और विकास कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर तमिलनाडु एक नया रिकॉर्ड बना रहा है दोस्तों। तमिलनाडु के अंदर वहां की राज्य की सरकार ने लोगों के पर कैपिटा इनकम को लगभग 8.15% के आसपास इजाफा कर दिया है दोस्तों, यानी मात्र 4-5 साल के अंदर इस तरीके का ग्रोथ हुआ है दोस्तों। ये लगातार ग्रोथ जारी है, यानी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा तमिलनाडु के अंदर बच रहा है। और ये सारी बातें तभी संभव हो पाती है जब एक मुख्यमंत्री फॉरवर्ड लुकिंग होता है, यानी भविष्य की राजनीति के बारे में उस पर विजन होता है और इसी विजन के साथ आगे बढ़ना होता है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा एमके स्टालिन जी के बारे में। इसी के साथ में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने अपने रिपोर्ट के आधार पर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इसलिए हुआ है, उनको इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वे अपनी सीमा पार कर रहे थे और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार कर उन्होंने सरकार को चुनौती दे दी थी। इसके चलते ही उनके और सरकार के बीच में रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। पी चिदम्बरम के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देकर सभी को आश्चर्यचकित करने वाले जगदीप धनखड़ के आधिकारिक आवास को छोड़ने के लिए उन्हें बोल दिया गया है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार जगदीप धनखड़ ने अपना सामान पैक करना भी शुरू कर दिया है और अब तो चुनाव आयोग की ओर से भी चुनाव कराने की प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी गई है दोस्तों। ऐसे में अचानक से ताबड़तोड़ खबरें सामने आना कि घर भी खाली करवाया जा रहा है, घर खाली करने के लिए पैकेजिंग भी कर ली गई है। इससे पता चलता है दोस्तों कि यह मामला कोई अचानक नहीं हुआ है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। और अचानक से चुनाव आयोग के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी करने को आप किस तरीके से देखते हैं। वहीं पर दोस्तों एक पत्रकार ने बोला कि बीजेपी के नेता विजय सिन्हा और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी आपसे माफी मांगने के लिए विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यही दोनों 2 दिन पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे और कह रहे थे कि तुमने लूटा, हम नहीं लूटे, तुम लूटे, यानी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। तेजस्वी यादव से सवाल पूछना है तो कर्ण अर्जुन बन गए हैं। इन लोगों को आपस में निपटना चाहिए पहले कि किसने जनता को लूटा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही बोले हैं तेजस्वी यादव दोस्तों। वहीं पर बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरी तरीके से आजकल बैकफुट पर है दोस्तों। कई जगह लोग उनसे सवाल पूछते हैं पावर कट के बारे में तो कोई जवाब नहीं दे पाते। जब उनके खुद के कार्यक्रम में 10 मिनट का पावर कट हुआ तो कई सारे अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए दोस्तों। ऐसे में उनका एक वीडियो भी मुलाकात का वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे सामने ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमें विधायक और जनप्रतिनिधि गाली दे रहे हैं और आप लोग कागज पर सब कुछ ठीक बताते हैं, आप जनता से जुड़े हुए नहीं है। एसी कमरे में बैठकर रिपोर्ट बनाई जा रही है। यूपी के बिजली मंत्री अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ये बातें बोल रहे हैं दोस्तों, जबकि ये बात तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की हालत काफी खराब है दोस्तों। ऐसे में अधिकारियों को फटकार लगाकर वीडियो बनवाकर क्या बीजेपी के नेता पब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से देखने में
में लग रहा है कि शायद नेताजी को पता नहीं है कि वीडियो बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी तैयारी के साथ ये वीडियो बनवाया जा रहा हो दोस्तों, क्योंकि अगर प्रदेश के अंदर लोगों को पावर कट से परेशान होना पड़ रहा है और बिजली मंत्री दावा कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो ये तो एकदम ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जमकर पीआर चल रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बिहार के अंदर चुनाव से पहले चुनाव चोरी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो ऑफिशियल डेटा दिया गया है उसके अनुसार 23 तारीख तक लगभग 98.01% वोटर के फॉर्म जमा करवाए जा चुके हैं। 20 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जो मृत पाए गए हैं। 28 लाख ऐसे पाए गए हैं जो राज्य छोड़कर कहीं और चले गए हैं। 7 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जो एक से ज्यादा जगह पर जिनके नाम ऐड हो रखे थे, और 1 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 15 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जिन्होंने अपना फॉर्म वापस नहीं किया है, चुनाव आयोग में फॉर्म नहीं भरा है। 7 करोड़ 17 लाख मतदाता ने अपना फॉर्म जमा करवा दिया। इसके बाद अब जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो कितने % लोग दे पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। पहले ही कई लोगों की छटनी हो चुकी है और आने वाले दिनों में कई और लोगों की छटनी होगी, तो वोटर लिस्ट में अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताने वाली रूबिका लियाकत कहती है कि संसद को चलाने में 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस देश में 80 करोड़ लोगों की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से भी कम है। संसद में हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पा रहा है। हंगामा करने से जनता की समस्या से जुड़े सवालों का जवाब मिल जाएगा क्या? ये सवाल पूछ रही है रूबिका लियाकत दोस्तों, यानी ज्ञान दे रही है। हालांकि उनको ये ज्ञान नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्यों विदेश दौरे पर जा रहे हैं। भारत के अंदर अच्छे खासे मॉनसून सत्र को छोड़कर यहाँ पर उनको संसद में मौजूद रहना चाहिए था, चर्चा का हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ब्रिटेन के दौरे पर निकल लिए। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इस बात से ही जानी जा सकती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोलकर संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, और आगे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कुछ विकास हुआ था, और आगे वही बातें जो पुरानी वो बातें रिपीट करते रहते हैं, वैसा ही हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जो जाकर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके की हरकतें करते नीतीश कुमार और जिस तरीके की बयानबाजी करते, इससे कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में गंभीर सवाल खड़ा होना अपने आप में लाजमी है। और तेजस्वी यादव ने 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया था, ना कि मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया था। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री से ज्यादा काम करके दिखा दिया था और 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, और आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ पॉलिसी लेकर आया गया, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ पॉलिसी लेकर आया गया, और लगभग 56,000 करोड़ के MOU लेकर आए थे, यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी को बुलाकर लेकर आए थे, और यही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करवाने का पूरा माहौल बनाया गया था दोस्तों। लेकिन बाद में सरकार पलट जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के विकास कार्यों को गिनवाया जाना चाहिए, मीडिया वाले इसे पूरी तरीके से इग्नोर करते रहते हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अब शिक्षाविद नहीं RSS के नेता बैठाए जा रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे, दिलीप पटेल और अशोक तिवारी, ये कौन से शिक्षा और शोध के स्तंभ है? देश में हजारों योग्य प्रोफेसर, वैज्ञानिक और पद सम्मानित विद्वान है, लेकिन RSS को सिर्फ अपने नेताओं को उपकृत करना है। BHU को RSS का अड्डा नहीं बनने देंगे। यानी जो नियुक्तियां हुई है दोस्तों, उसमें ज्यादातर RSS के लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है, और इससे भाजपा के प्रति लोगों का गुस्सा सबके सामने आ रहा है दोस्तों। लोगों को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों को आगे कर रही है, जबकि युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए था। प्रोफेसर उन लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए था जो लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन इसकी जगह RSS के लोगों को मौका दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस तरीके के व्यवहार को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के बदरपुर के केंद्रीय विद्यालय को लेकर दावा किया गया है दोस्तों। बताया गया है कि इस विद्यालय में 1200 छात्र पढ़ते हैं। जब छात्र और उनके अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इस पर आगे बोला गया दोस्तों कृष्णकांत के द्वारा कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी भक्त बनेगा इंडिया। इसी मुहिम पर काम किया जा रहा है, और जितनी भी खबरें सामने आ रही है दोस्तों काफी चिंताजनक है। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद से दावा किया जा रहा है कि कई सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का हाल तो देखा ही है, कई हजार स्कूल बंद कर दिए गए और कई हजार को बंद करने की तैयारी चल रही है। इससे साफ तौर पर एक बात समझ में आता है कि स्कूल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता एकदम अपोजिट है दोस्तों। ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी के लोग ज्यादातर स्कूल बनाने पर फोकस करते हैं। उनका तो काम ऐसा लगता है कि केवल स्कूल बंद कराने के सारे प्रयासों को मजबूत करने वाला होता है दोस्तों। इसी के साथ में पहली बार भारत के पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल, जिसका टाइटल था कश्मीरी पंडित रिकोर्सेस रिस्टिट्यूशन और रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट 2022 को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। देखते हैं राष्ट्रपति इस पर क्या फैसला लेते हैं दोस्तों। जिस हिसाब से राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, ऐसा लग रहा है कि इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा करवाई जा सकती है। दरअसल दोस्तों कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापना को लेकर बीजेपी के लोगों के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन वास्तविकता में कोई कदम नहीं उठाया जाता। और अगर प्राइवेट मेंबर बिल को पुश किया जा रहा है तो हो सकता है कि इस मामले पर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हो जाए और कानून का समर्थन करे। अगर ये कानून बन जाएगा दोस्तों
तो फिर कश्मीरी पंडितों के लिए एक लीगल गारंटी हो जाएगी, क्योंकि कश्मीरी पंडित अपने पुराने इलाके में लौटने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी पहुंचती रहे। दोस्तों जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।